तो आइए शुरुआत करते हैं नेशन टू नेशन की। और आज बुलेटिन में सबसे पहले बात ईरान युद्ध के बाद 100 दिनों की। इन 100 दिनों में दुनिया ने काफी कुछ बदलते हुए देखा। ऊर्जा और खाद्य संकट कई देशों को डरा रहा है। दूसरी तरफ तनाव के कम होने की उम्मीद हर दिन कमजोर होती जा रही है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा शुरू किए गए सैन्य अभियान ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को आज पूरे 100 दिन हो चुके हैं। शुरुआती 12 घंटों में लगभग 900 हवाई हमलों के साथ शुरू हुआ यह संघर्ष अब मध्य पूर्व के इतिहास का सबसे खतरनाक और वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला देने वाला युद्ध बन चुका है। पहले ही दिन ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत के बाद इस युद्ध ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरी दुनिया को संकट में डाल दिया। हालांकि अप्रैल की शुरुआत में युद्ध विराम पर सहमति बनी, लेकिन आज 100वें दिन भी दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। पिछले 24 घंटों में अमेरिका द्वारा ईरानी ड्रोन ठिकानों पर हमले और ईरान द्वारा कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल दागने की खबरों ने इस युद्ध विराम को खोखला साबित कर दिया है। अब ये जो तबाही के 100 दिन है, इनका आकलन भी जरूरी है। इन 100 दिनों में दुनिया ने कई बार शांति की उम्मीद लगाई, लेकिन फिर युद्ध के बादल छा गए। सबसे पहले बात 100 दिनों की महत्वपूर्ण घटनाक्रम की कर लेते हैं। आपको बता दें, सिलसिलेवार तारीख पर यदि नजर डालें तो 28 फरवरी अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान की शुरुआत की। 1 मार्च को ब्रिटेन ने अमेरिका को ईरान के मिसाइल्स अड्डों को नष्ट करने के लिए डिएगो गार्सिया और आरएएफ फेयरफोर्ट जैसे अपने सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी। 6 से 9 मार्च के बीच ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की सेना लगभग नष्ट हो चुकी है और हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोल दिया गया है। 11 मार्च को यूएन सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव आता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हॉर्मुज जलमार्ग से जहाजों के स्वतंत्र मार्ग की वकालत करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। 20 और 21 मार्च को ईरान ने हॉर्मुज जलमार्ग में अमेरिकी और वाणिज्यिक जहाजों पर हमले तेज कर दिए। ट्रंप ने जवाबी कार्रवाई में ईरान के नागरिक ऊर्जा बुनियादी ढांचे और तेल टर्मिनल को उड़ाने की धमकी दी। 7 अप्रैल को अमेरिका और ईरान 2 सप्ताह के अस्थायी युद्ध विराम पर सहमत होते हैं। 11 और 12 अप्रैल को पाकिस्तान की मध्यस्थता में इस्लामाबाद के सरेना होटल में बैठक हुई। यूरेनियम भंडार सौंपने की अमेरिकी शर्त के कारण वार्ता बगैर किसी समझौते के समाप्त हो जाती है। 13 और 14 अप्रैल को वार्ता विफल होने पर ट्रंप ने ईरानी बंदरगाहों की पूर्ण अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी की घोषणा कर दी। 6 जून को ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने कुवैत में अमेरिकी अली अल सलेम एयरबेस और बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े पर एक साथ कई बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन दागे। अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान के समुद्री तटों पर बने ईरानी रडार और सर्विलांस बेसों को मिसाइल से उड़ा दिया। 100 दिन बीत जाने के बाद भी ये युद्ध किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया। ना तो अमेरिका जमीनी सेना उतारने का जोखिम ले रहा है और ना ही ईरान झुकने को तैयार है। नतीजा यह है कि हॉर्मुज जलमार्ग बंद होने से दुनिया भर में महंगाई और तेल संकट गहरा गया। तेल की जो कीमतें हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी हैं और ईरान युद्ध के दौरान कच्चे तेल की कीमतों ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आंकड़ों के जरिए आपको बताते हैं, युद्ध से पहले समझिए $69 प्रति बैरल जो था वो तेल की कीमत थी, और उसके बाद में जब ये स्थिति ज्यादा तनाव बढ़ गया तो युद्ध के 50 दिन में $114 प्रति बैरल ये दाम पहुंच जाते हैं। ये तेल की कीमतें युद्ध की स्थिति में जब बढ़ती हैं तो युद्ध के 100 दिन पूरे होने पर $126 प्रति बैरल, मतलब आज की जो तारीख है 100 दिन बीतने के बाद $126 प्रति बैरल ये कीमत है। जो असर है वो पेट्रोल डीजल की कीमतों में 35 से 55% की बढ़ोतरी पूरी दुनिया भर में हो जाती है। और युद्ध से पहले $69 प्रति बैरल जो था ये तेल था। तो मतलब आप ये अंतर समझिए कि इस युद्ध ने वैश्विक जो एक तरीके से वैश्विक ऊर्जा संकट पैदा किया है और इसी वजह से पूरी दुनिया में हालात खराब है। दुनिया के कई देश, कई शक्ति संपन्न देश ऐसे हैं जिन्होंने 50 से 55% तक अपने देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं। हमारे यहाँ उतने दाम नहीं बढ़े जितने दुनिया की तुलना में बढ़े हैं। लेकिन यह समझना होगा कि इस वजह से ये जो वैश्विक ऊर्जा संकट पैदा हुआ है उसने पूरी दुनिया को एक तरीके से चिंता में डाल दिया है।
एक तरफ दुनिया भर संकट गहराता जा रहा है तो दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति भरोसा दिला रहे हैं कि हालात जल्द ही सामान्य होंगे। We're at a point we're going to come out of Iran very quickly, and it's going to be very strong, one way or the other, whether it's a piece of paper or the very tough way, okay? The very tough way is maybe the easier way. But we're going to come out, and your fertilizer prices are going to go way down, just like they were 4 months ago. Your fertilizer's down, your energy's down, your oil, your gas is all coming way down. तो अमेरिकी राष्ट्रपति भले ही हालात सामान्य होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। हॉर्मुज में शिपिंग ट्रैफिक में 90% की भारी गिरावट देखने को मिली है। 150 से ज्यादा टैंकर ओमान की खाड़ी में लंगर डाले हुए खड़े हैं। प्रति ट्रिप युद्ध जोखिम बीमा प्रीमियम $2.5 लाख के पार हो चुका है, मतलब $2.5 लाख के पार हो चुका है। अंतर आप समझिए। वैश्विक सप्लाई चेन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुकी है और इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर ऑटोमोबाइल तक सब कुछ महंगा हो चुका है। यह असर हुआ है पूरी दुनिया पर और ऐसे में 100 दिनों के इस युद्ध और तनाव का असर पूरी दुनिया पर अब दिखाई देने लगा है। वैश्विक ईंधन की यदि बात करें तो वैश्विक ईंधन संकट जो है वो पूरी दुनिया पर गहरा हुआ है। ईरान द्वारा हॉर्मुज जलडमरू मध्य को ब्लॉक किए जाने और अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी के कारण इस रास्ते से होने वाला ट्रैफिक 90% तक गिर गया। दुनिया का 25% समुद्री तेल और 20% लिक्विफाइड नेचुरल गैस का परिवहन इसी रास्ते से होता था, जो अब पूरी तरह से रुक गया है। कच्चे तेल में रिकॉर्ड उछाल हुआ है। युद्ध की शुरुआत में भारत का क्रूड बास्केट जो कि $69 प्रति बैरल था, वो मार्च से अप्रैल में 114 से $126 प्रति बैरल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। अंतर आप समझिए। यह इतिहास में तेल की कीमतों में एक महीने के भीतर हुई सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। एशियाई अर्थव्यवस्थाएं भी इससे प्रभावित हुई हैं। खाड़ी के देशों से होने वाले तेल और गैस निर्यात का 75% हिस्सा चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया जाता था। गैस सप्लाई कटने से एशिया में एलएनजी की स्पॉट कीमतें 140% तक बढ़ गई हैं। कतर पर हमला हुआ और गैस सप्लाई में कमी आई। मार्च के महीने में ईरान ने कतर के रास लफान एलएनजी कॉम्प्लेक्स पर हमला किया था, जिससे कतर की 17% गैस उत्पादन क्षमता नष्ट हो गई। इसे ठीक करने में 3 से 5 साल लगेंगे। नतीजतन पूरे यूरोप और एशिया में बिजली की लागत अब आसमान छू रही है। फर्टिलाइजर की किल्लत भी इसी का असर है। फारस की खाड़ी केवल तेल ही नहीं बल्कि दुनिया के यूरिया और अमोनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हब है। हॉर्मुज संकट के कारण वैश्विक स्तर पर खादों की भारी किल्लत हो गई। वैश्विक खाद्य संकट इसकी वजह से पैदा हुआ। खाद की जो कीमत से आने वाले महीनों में दुनिया भर में फसलों के उत्पादन और खाद्य सुरक्षा पर एक बड़ा संकट मंडरा रहा है। खाड़ी देशों में भोजन का 80% हिस्सा इसी रूट से आता था और इसके कारण वहां खाने पीने की चीजें 40% से 120% तक महंगी हो गई हैं। महामंदी की आहट जो है वो पूरी दुनिया को सता रही है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की ताजा रिपोर्ट के अनुसार यदि ये संकट इस साल के अंत तक खिंचा तो वैश्विक जीडीपी की जो ग्रोथ है वो गिरकर मात्र 1.8% रह जाएगी, जो कोरोना महामारी के बाद सबसे कम होगी। ये युद्ध सिर्फ ईरान की सीमाओं में नहीं लड़ा जा रहा, बल्कि इसका असर अमेरिका के पेट्रोल पंप से लेकर भारत की रसोई और यूरोप के पावर प्लांट्स तक दिख रहा है। 100 दिनों के भीतर इस जंग ने दुनिया को 1970 के दशक के सबसे बड़े ऑयल क्राइसिस की याद दिलाती है। अब ये देखना होगा कि ये स्थिति कितने दिन तक और इसी तरीके से बनी रहती है। और इस बीच आपको बता दें कि पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी और अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच वो तेहरान पहुंच चुके हैं। हाल के हफ्तों में नकवी की यह तेहरान की तीसरी यात्रा है। 8 अप्रैल को युद्ध विराम होने पर संघर्ष रुक गया। तब से दोनों पर शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान के माध्यम से संदेशों का आदान प्रदान किया जा रहा है। अप्रैल में पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच पहली सीधी वार्ता की मेजबानी की थी, लेकिन दोनों देश किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके, जिसके बाद वार्ता अब तक कोई खास प्रगति वार्ता में देखने को नहीं मिली है। और इसके साथ ही
मध्य पूर्व में जारी भारी तनाव के बीच इजरायल डिफेंस फोर्सेज ने दक्षिणी लेबनान में सक्रिय चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई में से एक को अंजाम दिया है। इजरायली वायुसेना और सैन्य टुकड़ियों ने पिछले 48 घंटों के भीतर दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के लगभग 150 ठिकानों पर एक साथ ताबड़तोड़ हमले किए। इन हमलों ने दक्षिणी लेबनान के बड़े हिस्से को हिलाकर रख दिया। आसमान में धुएं के गुबार और दनादन गिरती मिसाइल्स के बीच जो सीमाई इलाके हैं उसमें रहने वाले हजारों नागरिक सुरक्षित स्थानों की ओर भागने को मजबूर हो गए। इजरायली सेना द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार यह ऑपरेशन हिजबुल्लाह की युद्ध क्षमता और उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ने के उद्देश्य से चलाया गया था। और इजरायल अमेरिका के दबाव के बावजूद लेबनान पर हमले लगातार जारी हैं। इजरायल ने हमले रोकने की बात तो कही, लेकिन कुछ घंटों के बाद ही लेबनान पर फिर से बम बरसने लगे। इस बीच ईरान ने साफ किया कि लेबनान में हो रहे हमले भी शांति वार्ता का ही हिस्सा है। در جنگ اخیر بین ایران و آمریکا لبنان یک بخش جدایی ناپذیر هست. این جنگ البته بین ایران هست، آمریکا و اسرائیل، رژیم صهیونیستی. و طبیعتاً لبنان یک جزء جدایی ناپذیر از این جنگ هست، کمان که در طول جنگ درگیر بوده. لذا ما سرنوشت جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل رو جدا از سرنوشت جنگ در لبنان نمی‌دانیم و اینها یک به هم پیوسته هستند. الان هم در مذاکراتی که برای رسیدن به یک یادداشت تفاهم با آمریکا در جریان هست، اولین بند اون مربوط به خاتمه جنگ میشه و در همون جمله اول گفته شده که جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان باید خاتمه پیدا بکنه. तो जैसा कि आपने सुना कि ईरान लेबनान को भी शांति वार्ता का हिस्सा बता रहा है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ किया है कि लेबनान का मसला पूरी तरह से अलग है। Is it possible to get to a deal with Iran, whether to go in and do that or to open up the Strait of Hormuz without seeing an Israeli cessation of their hostilities in Lebanon? I think it would. We're trying to separate it. I mean, you look, it's a very different kind of a thing. We actually spoke with Hezbollah for the first time ever. We didn't know they spoke. And they agreed yesterday they're not going to shoot. Israel's not going to shoot. We're just going to see. But I'd like to separate it. I'd like to have a separate thing because it is separate. और ईरान के बाद अब